हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एंशियंट हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि मैंने बहुत सारे चैप्टर एंशियंट हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, या तो इसको हम एक अलग चैप्टर का नाम देते हैं कि रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी जैनिज़्म की। तो अब हम जानेंगे कि जैनिज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो जैनिज़्म में थे वो 24 तीर्थंकराज थे, 24 रिलीजियस टीचर्स थे। जो पहले थे वो थे ऋषभदेवा, और इन्हीं को ही फाउंडर माना जाता है, और इनका एक और नाम था आदिनाथ। ठीक है, और बट जो रियल फाउंडर थे, जो 24th नंबर के तीर्थंकराज थे, वो थे वर्धमान महावीरा, या जिनको कहा जाता है महावीर जैन। ठीक है, और इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी जैनिज्म की 6th सेंचुरी बीसी। इसी सेंचुरी के दौरान हमें महाजनपदास भी देखने को मिले थे जिनका इन्फ्लुएंस रहा था 3rd सेंचुरी बीसी तक। ठीक है, और प्लेस था इनके ओरिजिन का, मतलब बिहार। ठीक है, अब बात उठती है कि ये जो नए रिलीजन थे ये कैसे उत्पन्न हुए। ये जो थे एक रिफॉर्म्स मूवमेंट थी, किसके अगेंस्ट? ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था वहाँ पे थोड़ा जातिवाद था, तो लोगों को सारे रिचुअल परफॉर्म करने की आज्ञा नहीं थी। बट जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो नए रिलीजन हुए हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये टोटली कास्ट के अगेंस्ट थे और सबको इक्वली ट्रीट करते थे। ठीक है, अब बात आती है तीर्थंकराज की, जो कि रिलीजियस टीचर थे, किसके? जैनिज्म के। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि वो ये जो थे, इनके टोटल संख्या थी 24। ठीक है, जो फर्स्ट थे ऋषभदेवा, और इनका एक और नाम बताया था मैंने, आदिनाथ। ठीक है, ये भी इन्हीं का ही नाम था। और जो 23rd नंबर थे वो थे पार्श्वनाथा, और जो लास्ट तीर्थंकर हुए हैं वो थे वर्धमान महावीरा या महावीर जैन। जैन इनको इनको जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब इनको जैन कहा जाने लगा। पहले इनको बोला जाता था वर्धमान महावीरा और बाद में महावीर जैन। ठीक है, तो मैं आपको अब ये जो 24 तीर्थंकर हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये रही लिस्ट, इनमें से आपको पहले 3 और जो ये लास्ट के 2 हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इनसे इनके जो सिंबल थे वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट आपको ये 5 नाम तो याद रखने हैं, और इनके सिंबल भी। जैसे ऋषभनाथा थे, इनका बुल था। जो सेकंड थे अजीत नाथा, उनका एलिफेंट था। फिर संभव नाथा थे, उनका था हॉर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे एसएससी में हुए हैं रिपीट, स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट हुए हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं ये। और जो ये जो लास्ट 2 हैं इनका भी। ठीक है, तो आपको ये सिंबल याद रखने हैं, बाकी आप एक बार इनको अच्छे से रीड कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा ये जो 5 मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो अब बात आती है जो थोड़ा सा हम जो 24th नंबर के तीर्थंकराज हुए हैं जिनका नाम था महावीर जैन, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। और कहाँ हुआ था? कुंडाग्रामा में। ये है लोकेशन बिहार में। ठीक है, और इनके पेरेंट्स जो थे वो थे, उनके फादर का नाम था सिद्धार्था और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, इन्होंने घर छोड़ दिया था कब? 30 साल की उम्र में। ठीक है, और इनको जो कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 42nd की एज में। ठीक है, और इनकी डेथ कहाँ हुई, कब हुई थी? 468 बीसी में। और कहाँ पे हुई थी? पावपुरी में। तो मैंने क्या बताया, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम, बिहार है। ये क्वेश्चन जितने भी ये लाइंस लिखी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। बहुत बार इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इनके फादर कौन थे? सिद्धार्था। माता कौन थी? त्रिशला। और इन्होंने घर छोड़ दिया था कब? 30 साल की उम्र में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब कब कौन सी एज में हुई थी? 42। और इनकी डेथ कहाँ कहाँ हुई थी? पावपुरी में हुई थी। और कौन सी ईस्वी में? 468 बीसी में। ठीक है, अब बात आती है कि जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या थे? तो इनके 5 जो थे वो ग्रेट वोज थे, मतलब महाव्रतास थे या प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो 5
वोज थे या प्रिंसिपल्स थे वो बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। ठीक है, तो अहिंसा का जैसे कि आपको मतलब पता है कि नॉन वायलेंस। ठीक है, किसी के साथ कोई हिंसा नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना और हमेशा सच बोलना है, ट्रूथ। ठीक है, नॉन स्टीलिंग, असत्य, इसका मतलब होता है कोई चीज चुरानी नहीं है। ठीक है, सेलिबेसी मतलब एक एक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, नो पोसेशन मतलब किसी भी टेरिटरी का कोई भी लोभ नहीं रखना है। ठीक है, और इनका जो मेन मेन गोल था वो क्या था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, लिबरेशन प्राप्त करना। ठीक है, अब बात बात आती है इनके थ्री ज्वेल्स की या फिलॉसफी की। ठीक है, तो इनके थ्री ज्वेल्स से तीन रत्न आ रहे थे, जो कि पहला था राइट फेथ, दूसरा था राइट नॉलेज, तीसरा था राइट कंडक्ट। ठीक है, तो पहला था क्या था कि आप जो थे वो जैना में बिलीव करो, फेथ रखो उनमें। ठीक है, और दूसरा था कि उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है, अच्छे से नॉलेज प्राप्त करो। राइट कंडक्ट मतलब सही रास्ते पे चलो। ठीक है, तो ये जो थे ये तीन रत्ना थे इनके। ठीक है, अब बात आती है जैनिज्म में। दो टाइप थे जैनिज्म में, मतलब दो सेक्ट में विभाजन हो गया था जैनिज्म का। एक थे दिगंबरास और दूसरे थे श्वेतांबरास। ठीक है, दिगंबरास क्या थे, वो क्या करते थे, वो बल्कि बिल्कुल न्यूड रहते थे। ठीक है, और क्या था वो, मतलब कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, और जो उसमें क्या था दिगंबराज में, जो वुमेन्स थी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये सोचते थे कि जो दिगंबराज थे वो सोचते थे कि अगर हम कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, या फिर हम दवाई खा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो उसमें बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यूड रहना पसंद करते थे। और ये जो थे ये कोई भी जब कभी भी बीमार पड़ते थे तो कोई भी वैसे दवाई नहीं लेते थे, कि इनको लगता था कि बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और वो हमें हार्म कर सकता है। ठीक है, और दूसरे क्या थे, दूसरे थे श्वेतांबराज। श्वेतांबराज क्या थे, ये थे वाइट क्लैड, मतलब ये सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इन दोनों में, ये इम्पोर्टेंट है कि किसमें मोक्ष की प्राप्ति महिलाएं कर सकती थी और किसमें नहीं, मतलब दिगंबराज में कर सकती थी या श्वेतांबराज में। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये है श्वेतांबराज। ये देखो आप इन्होंने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये था कुछ श्वेतांबराज की तस्वीरें। ठीक है, अब बात आती है इनके स्क्रिप्चर और सिंबल्स की। ठीक है, इनकी जो मेन स्क्रिप्ट थी या जिसे हम कह सकते हैं इनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो जैनिज्म की लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो थी प्राकृतिक। और सिंबल क्या था, हैंड विद व्हील एंड अहिंसा। ठीक है, अहिंसा ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंड विद व्हील ये इनका सिंबल था। मोटो क्या था, परस्पारो पग्राहो जीवनम। ठीक है, ये इनका मोटो था। तो आपको एज इट इज ऐसे ही ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक दो तीन बार इसको रीड करेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा। और इनका जो मेन सेंटर थे क्या थे, वो कौन सा था, वो था स्वर्णवेल गोला और पापपुरी, ये इनके मेन सेंटर हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैनिज्म ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है हमारी लाइफ में या रिलीजन में। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने प्रमोट किया था अहिंसा को। ठीक है, अहिंसा को बिल्कुल भी ये हिंसा के अगेंस्ट थे और अहिंसा को अपनाया था इन्होंने। और ये जो थे ये शाकाहारी थे, मतलब इन्होंने वेजिटेरियन फूड को प्रमोट किया था। ठीक है, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इंडियन आर्ट को, आर्किटेक्चर को। आप देख सकते हो जैसे मैंने इनके सेंटर बताए, यहाँ पे इनकी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, काफ़ी सारा आर्ट्स है वो दर्शाया गया है। ठीक है, स्वर्णवेल गोला में और पापपुरी में। ठीक है, इन्होंने मतलब प्राकृतिक लैंग्वेज को प्रमोट किया, इसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा। ठीक है, मोरल अपलिफ्टमेंट दिखाई, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया। और सिंपलिसिटी मतलब बहुत ही साधारण लाइफ जी और प्रमोट किया। ठीक है, जिससे कि लोगों ने इक्वलिटी में बिलीव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब बात आती है बुद्धिज्म की। ठीक है, बुद्धिज्म की, जैसा कि आपको पता है जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे वो कौन थे, गौतम बुद्धास। ठीक है, इनका वैसे नाम था सिद्धार्थास। जब इनको निर्वाण मतलब नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी तो इनका नाम क्या हो गया था, बुद्धा।
ठीक है। वैसे इनका नाम क्या था? सिद्धार्था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 6th सेंचुरी BC। ठीक है। और प्लेस क्या था? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो जगह है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लुम्बिनी लुम्बिनी प्लेस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है नेपाल में। ठीक है। कहाँ है? नेपाल में। तो इनका भी जो मोटो था, इन्होंने भी रिफॉर्म लिए किसके अगेंस्ट? वैदिक रिचुअल से। ठीक है। कि कास्ट को नहीं माना इन्होंने। ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट किया। ठीक है। और किसी को भी जाति के आधार पर रोका नहीं कि आप इस रिलीजन को अपना नहीं सकते हो या आप ये रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BC। कहाँ पे? लुम्बिनी। लुम्बिनी मैंने बताया आपको कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। ठीक है। जो इनके फादर थे उनका नाम था सुदोधना, और जो मदर थे उनका नाम था माया देवी। ठीक है। और उनकी वाइफ थी यशोधरा। ठीक है। और सन है राहुला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। इन्होंने घर छोड़ दिया था 29 साल की एज में। ठीक है। और इनको अलाइनमेंट प्राप्ति हुई थी कब? 35 साल की उम्र में। कहाँ पे? बोध गया। ये जगह बिहार में लोकेटेड है। आपने बहुत बार यहाँ पे विजिट भी किया होगा आप में से कईयों ने, और पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इन्होंने जो अपना पहला सरमन था, ठीक है, वो दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 483 BC में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर में। अब बात आती है इनके जो 4 नोबल ट्रूथ थी वो क्या थी? ठीक है। जो पहली थी वो थी दुखा, मतलब लाइफ इज सफरिंग। ठीक है। और जो इन सफरिंग का कारण है वो क्या है? डिजायर। डिजायर, समुद्या। ठीक है। जो इन सारी सफरिंग का कारण है वो है मनुष्य की जो डिजायर है, जो इच्छा है। ठीक है। अब इन डिजायर का एंड जो पॉसिबल है, और इन सफरिंग्स का भी। ठीक है। और जो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इनको जो है वो बुद्धाज में बिलीव करना पड़ेगा, उनकी टीचिंग को मानना पड़ेगा। ठीक है। तभी जो भी ये सफरिंग है इसको, इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए 8 फोल्ड पाथ बताया था। वो 8 फोल्ड पाथ क्या था? कि एक तो आपको राइट व्यू करना है, सही देखना है। ठीक है। राइट रिजॉल्व करना है, सही स्पीच देनी है, राइट एक्शन परफॉर्म करना है, राइट लाइवलीहुड दाना है, मतलब अपने जो भी है वो विचार सही रखने हैं। ठीक है। और हमेशा जो है वो बुद्धिज्म में, उनकी टीचिंग में बिलीव करना है, और किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करना है। राइट एफर्ट्स करने हैं, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, और राइट कंसंट्रेशन, मतलब मेडिटेशन प्रॉपरली करनी है, जिससे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। और इसी 8 फोल्ड पाथ को अपना के ही आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है। अब इनमें 3 ज्वेल्स हैं। ठीक है। इनको बोला जाता है, या सेक्ट्स हैं, या त्रिरत्नास। ठीक है। तो बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। और दूसरे हैं धमाज। ये सेकंड इनका त्रिरत्नास है, 3 ज्वेल्स हैं। उसका मतलब होता है टीचिंग्स, जो बुद्धिज्म की टीचिंग थी। संघास का मतलब होता है मोनेस्टिक कम्युनिटी। ठीक है। और जो इनके जो बुद्धिज्म के सेक्ट थे वो थे हीनयाना, महायाना और वज्रयाना। ठीक है। जो यहाँ पे जो हीनयाना है वो है अपर व्हीकल या अपर व्हील, और जो महायाना है, सॉरी, ये हीनयाना जो है वो लेसर व्हील है, और जो महायाना है वो अपर व्हील है। ठीक है। और ब्रजयाना इसकी 3rd फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हीनयानास के बारे में, जो कि लेसर व्हीकल व्हील है किसका? बुद्धिज्म का, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हीनयानास में क्या था? ये जो क्या करते थे, ये जो बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग थे, उनको, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको मानते थे। ठीक है। और ये क्या करते थे? ये एक प्रॉपर मेडिटेशन करना, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये सारी उनकी टीचिंग का ही पार्ट थे। ठीक है। और ये क्या करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो जो थे वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और अगली बात क्या थी? कि हीनयानास जो था वो एक रिलीजन था विदाउट गॉड, मतलब इसमें, मतलब वैसे कोई मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती थी, और ना ही इतना वो भगवान को मानते थे। ये 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 क्या करते थे? ये इनको ऐसा लगता था कि मेडिटेशन से ही ये सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, या निर्वाणा को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और जो कर्मा था वो ही
उसी ने ही किसकी जगह ले ली थी, भगवान की, ठीक है। और इसी मतलब मेडिटेशन के साथ ही वो निर्वाण को प्राप्ति कर सकते थे, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी लैंग्वेज क्या थी। तो जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज है वो क्या थी, वो थी पाली। कौन सी लैंग्वेज थी, पाली। और मैंने जैनिज्म की क्या बताई आपको, वो थी प्राकृतिक, ठीक है। तो बुद्धिज्म की लैंग्वेज क्या थी, वो थी पाली, ठीक है। अब बात आती है महायानास की। तो महायानास क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे किसमें, बुद्धाज में, ठीक है। और ये क्या मानते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये क्या करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। आइडल वर्शिप करते थे मतलब मूर्ति पूजा करते थे या मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और जो हीनयानास थे वो नहीं, हीनयानास थे वो नहीं मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है। और ये मानते थे कि हमें जो भी निर्वाण की प्राप्ति होगी वो हमें विद दी हेल्प बुद्धा ही होगी, मतलब बुद्धा ही उनको निर्वाण की प्राप्ति करवाएंगे, ठीक है। पर ऐसा हीनयानास में नहीं था, ठीक है। अब बात आती है जो कि है वज्रयाना या व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये बोलते थे कि जो साल्वेशन है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो किया जा सकता है कि कुछ मैजिकल जो पावर्स हैं उनको एक्वायर करके। ये मैजिकल पावर्स में बिलीव करते थे कि आपको मैजिकल पावर्स मिल जाएगी तो आपको साल्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा हीनयाना, महायाना और वज्रयाना के बारे में, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं और मैंने जितने भी पॉइंट बताए ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात आती है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और सिंबल्स की। तो स्क्रिप्ट में पहले आता है त्रिपिताका। तो त्रिपिताका का ही भाग है कौन सा, बीना पिताका, सुता पिताका और अभिधमा पिताका। तो सबसे पहले बात आती है विनय पिताका की। ये जो थी ये थे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। क्या था विनय पिताका में, रूल्स एंड रेगुलेशन थे किसके, बुद्धिज्म के, सॉरी हाँ बुद्धिज्म के, ठीक है। इसमें क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन थे किसके, बुद्धिज्म के, ठीक है। और अब बात आती है सुता सुता पिताका की। इसमें क्या था, इसमें कलेक्शन था किसका, इसमें कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट सरमन्स, ठीक है। जितने भी सरमन्स हुए हैं, कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, 4 काउंसिल्स हुई हैं, उनका कलेक्शन था किसमें, सुता पिताकास में, ठीक है। और एक और रह गया कौन सा, अभिधम अभिधम पिताकास, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सेम वही था जो सुता पिताका में था। इसमें सेम वही था जो सुता पिताका में था। क्या था सुता पिताका में, कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन, मतलब सरमन का कलेक्शन था इसमें। पर इसमें थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट और स्कॉलरशिप मैनर में इसको बताया गया था, ठीक है। अब इनके सिंबल्स की बात आती है तो सिंबल क्या था, धर्म चक्रा और लोटस और स्टूपा। स्टूपा जो था इनमें जब उनको मतलब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको जो उनकी हड्डियां थी, उनके अवशेष थे, उनको एक स्टूपास में अच्छे से मतलब रखा जाता था, ठीक है। तो ये हैं स्टूपास, उनको बोला जाता है। और इनके जो ट्रेडिशनल सेंटर थे वो कौन से थे, बोध गया, सारनाथा और कुशीनगरा, ठीक है। अब इनके स्क्रिप्चर्स में कुछ और चीजें भी रहती है, जैसे कि एक थी जताकास। जताकास ये बहुत बार पूछा जाता है कि जदाकास में किसके बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया था जो प्रीवियस बर्थ थी, प्रीवियस बर्थ थे किसके, बर्थ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धिज्म। तो इनके बारे में इसमें, या बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और एक और मतलब लिटरेरी सोर्स है, वो क्या है, वो है मिलिंदा पन्नो। बहुत बार ये किताब पूछी गई है और इसमें डिस्कशन है किसके बीच में, एक तो मीनांडर थे, मीनांडर, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, कौन, नागासेना। कौन थे, नागसेना। इनके बारे में डिस्कशन है जो कि इस बुक में
सारी बताई गई है। ये बुक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मतलब हर एक एग्जाम में ये पूछी गई है। या तो ये पूछा गया है कि मिलिंदा पन्नो में किस किस के बारे में बताया गया है। यह मिलिंदा पन्नो है, वो डिस्कशन है किस किस के बीच में, दो है मेनांदर और नागसेना, जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, अब बात आती है स्प्रेड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। तो अब स्प्रेड मतलब बुद्धिज्म को फैलाया था, वो फैलाया था किसने? एम्परर अशोक हुए थे। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था कब? कलिंगा वार के बाद में, जो कि हुई थी 261 बीसी में। ठीक है, तो अशोका ने कौन सी बुद्धिज्म के सेक्ट को अपनाया था? वो अशोका ने अपनाया था किसको? हीनयाना को। ठीक है, और अब बात आती है इन्होंने कहाँ तक कहाँ फैलाया था? इन्होंने फैलाया था श्रीलंका में, चाइना में, जापान में और तिब्बत में ज़्यादातर इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, यहाँ पे अशोका ने श्रीलंका में अपनी बेटी और बेटे को भेजा था। उनका क्या नाम था? एक संघमित्रा थी और एक बेटा था, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है बुद्धिज्म का? इसने मतलब अहिंसा को प्रमोट किया था। ठीक है, और इक्वेलिटी और एजुकेशन को भी प्रमोट किया था। ठीक है, इनके जो फेमस या फाउंडेड यूनिवर्सिटी थी वो कौन कौन सी थी? एक नालंदा थी और एक थी तक्षशिला। ठीक है, और जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था वो आर्ट और आर्किटेक्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा रहा। ठीक है, तो इन्होंने इनके जो आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं वो बहुत सारे हैं इंडिया में भी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं किसमें? जैनिज्म में और बुद्धिज्म में। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे? महावीर जैन थे जैनिज्म के, और बुद्धा थे मतलब बुद्धिज्म के। ठीक है, और दोनों ही जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, और दोनों ही बिलीव करते थे किसमें? कर्मा मार्ग पे। ठीक है, और जो गोल था वो एक ही है दोनों का, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना। और जो पाथ था वो थ्री ज्वेल पाथ था किसमें? जैनिज्म में, और बुद्धिज्म में था एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग। और लैंग्वेज थी, जो जैनिज्म की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृतिक, और जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी वो पाली, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो असेस्टिज्म था वो था स्ट्रिक्ट था किसमें? जैनिज्म में, और मॉडरेट था किसमें? बुद्धिज्म में। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल थे वो थे इटर्नल और नॉन सॉल। ठीक है, और जो स्प्रेड था वो दोनों ही इंडिया में तो था ही, पर जो बुद्धिज्म था वो एशिया में भी काफी फैला था। और दोनों का ही जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे? अहिंसा, और एक का था मिडिल पाथ। और वैसे दोनों ही अहिंसा को प्रमोट करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो सरमन थे वो कितने हुए थे और कितने नहीं। तो बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो हुई थी चार काउंसिल्स हुई थी। ठीक है, चार हुई थी। पहली हुई थी कहाँ पे? पहली हुई थी 483 बीसी में, दूसरी हुई थी 383 बीसी में, तीसरी हुई थी 250 बीसी में, और जो चौथी थी वो हुई थी 72 एडी में। ठीक है, 250 बीसी से थर्ड, और 383 बीसी में सेकंड हुई थी। ठीक है, और जो जो पहली हुई थी उसको रॉयल पैट्रोनस किया था किसने? अजातशत्रु ने, जो कि हरंक्या डायनेस्टी का था। ठीक है, और दूसरी का काल अशोका ने, और जो तीसरी हुई थी उसका किया था अशोका ने, और चौथी थी कनिष्का ने। ठीक है, जो पहली हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो राजगृह में हुई थी। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में, और चौथी कुंडा मतलब कश्मीर में हुई थी, कुंडा वनम में। ठीक है, और इसमें क्या क्या हुआ था वो एक मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि ये पूरी काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई थी। आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इनको लर्न करने की। ठीक है, और जो जैनिज्म में थी वो दो ही काउंसिल्स हुई थी। ठीक है, जैनिज्म में दो ही काउंसिल हुई थी। वो कौन कहाँ कहाँ हुई थी? एक तो हुई थी पाटलिपुत्रा में जिसका मॉडर्न नाम है पटना, और दूसरी हुई थी कहाँ पे? बल्लभी में। ठीक है, और पहली हुई थी 300 बीसी में, और दूसरी हुई थी 512 एडी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी कि इनका जैनिज्म और जो बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा जैनिज्म के डिक्लाइन की, कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो बोलते हैं कि जो जैनिज्म में था उनका डिक्लाइन क्यों हुआ? इन्होंने अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी अपना लिया। क्या किया?
अहिंसा अहिंसा का नॉन वायलेंस का अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी अपना लिया था। ठीक है, जैसे कि जो जैनम में थे वो एक श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। तो जो दिगंबर से वो क्या करते थे, वो न्यूड रहते थे, ना ही कपड़े पहनते थे, ना ही वो मेडिसिन लेते थे, और जिसके कारण वो बीमार पड़ गए। और वो क्या करते थे, मतलब जर्म्स जो थे, अगर वो दवाई लेंगे तो जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, उससे भी उनको मतलब वो मानते थे कि वो किसी की उससे भी किसी ना किसी चीज़ की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी अपना लिया। और जो क्या हुआ था, जो आने वाले आगे राजा थे उन्होंने इतना इनको पैटर्नाइज नहीं किया था, संरक्षण प्रदान नहीं किया था किसको, जैनिज्म को। यही कारण थे इसके डिक्लाइन के। और यही कारण थे, दूसरी बात आई बुद्धिज्म के भी। बुद्धिज्म का भी डिक्लाइन जो था वो पूरी तरह हो गया था इंडिया में। कब? जो 12th सेंचुरी बीसी तक आते आते इसका डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, और इसका जो मेन कारण था वो था मतलब ब्राह्मणिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा, और इसी कारण जो था बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में घटने लगा। ठीक है, और जो क्या हुआ, जो इनकी लैंग्वेज थी पाली और प्राकृतिक, वो जो था वो जो हमारे भारत के लोग थे वो इतनी इजीली समझ नहीं पाते थे। ठीक है, और संस्कृत के वो ज़्यादा फैमिलियर थे, तो इसीलिए ब्राह्मणिज्म का राइज हुआ और इन दोनों का डिक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे उनको ये लैंग्वेज समझ ही नहीं आती थी। ठीक है, और तभी तो बोला जाता था कि जो संस्कृत थी वो बहुत मतलब नेटिव थी इंडिया की। ठीक है, और एक और बात, एक और डिक्लाइन का कारण है बुद्धिज्म का, वो था वज्रयाना, जिसमें क्या हो गया था, उसकी वोमेन्स की एंट्री हो गई थी बुद्धिज्म में, जिस कारण की इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बुद्धिज्म में मतलब बुद्धिज्म में जो फीमेल्स की एंट्री थी वो किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने अलाउ की थी? ठीक है, आप मुझे बताओगे? ठीक है, कहीं पे भी गूगल पे सर्च करो और ये चीज़ मुझे बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।